आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है एन इंजन पंप वाटर थ्रू ए होस पाइप। तो कह रहा है कि एक इंजन है जिसमें पंप फिट है और वो पंप जो है पाइप के माध्यम से पानी फेंक रहा है। वाटर passes through the pipe and leaves it with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। पानी पाइप से पास हो रहा है और जब पानी से निकल रहा है तो उसका वेग कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड है। कह रहा है द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर इन द पाइप इज 100 kg पर मीटर। पानी का जो द्रव्यमान है पाइप में, तो 1 मीटर के पाइप में 100 किलोग्राम पानी है, 100 किलोग्राम प्रति मीटर। तो कह रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन। तो इंजन का शक्ति कितना है, पावर कितना है, ये हमको बताना है। तो जो भी चीज़ें दी गई हैं उसी से हम लोग क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से दिया है देखिए, कह रहा है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर म्यू इक्वल टू 100 kg पर मीटर। जो पाइप है उसकी 1 मीटर की लंबाई में 100 किलोग्राम पानी है और पानी का वेग कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो पावर ऑफ द इंजन P इक्वल टू म्यू न्यू क्यूब होता है। तो अगर हम ये फार्मूला सीधा लगा दें तो देखिए म्यू हमको दिया है 100 kg पर मीटर और वेग दिया है 2 मीटर पर सेकंड, इसका क्यूब हो जाएगा तो यह आ जाएगा 800 वाट। तो देखिए एक नया फार्मूला मिला। जिस फार्मूले से सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपको याद कर लेना है, उसको सीधा सीधा याद करना है बिना चूं चां किए हुए, सीधा सीधा याद कर लेना है क्योंकि इसी पर आधारित फिर से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इसलिए। तो 61 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, इसको देखते हैं। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कोई कण है उसका द्रव्यमान m है और 0 वेग से वो चलना शुरू करता है, यानी प्रारंभ में वो स्थिर है। अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण से चल रहा है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है एक समान त्वरण, यानी प्रति सेकंड उसका त्वरण समान रूप से बढ़ रहा है। इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज। कह रहा है यदि उसकी स्पीड जो है t टाइम में v है तो कितना पावर उस पार्टिकल के अंदर उत्पन्न होगी जब ये स्थिति होगी। तो इसको देखते हैं। तो देखिए पावर डिलीवर्ड इन टाइम t इज p इक्वल टू होता है एफ वी और एफ इक्वल टू होता है एम ए, तो एम ए इंटू वी हो जाएगा। तो p इक्वल टू एम वी और देखिए जो ये a है, a का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए dv अपॉन dt लिख दिया a की जगह, तो ये dt इधर चला जाएगा तो p dt इक्वल टू m v dv हो जाएगा। तो pt इक्वल टू हो जाएगा, ये dt dt कटेगा, मतलब ऐसे नहीं कटेगा लेकिन अगर काट दिया जाए तो pt इक्वल टू ये v स्क्वायर हो जाएगा। तो m v स्क्वायर, और जब जितने का स्क्वायर होता है उतने का ही भाग दिया जाता है, ये ध्यान देना है। तो एम वी स्क्वायर बाई 2 हो गया। आर पी इक्वल टू ये हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 62 का डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं कि किया जाता है। जहाँ पर ये डी टी या डी वी ये सब आ जाए तो
बाकी आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इस तरह हमें बताने की जरूरत ही नहीं, आप आराम से कर लेंगे। अब 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट ए टरबाइन। कह रहा है 60 मीटर ऊपर से किसी टरबाइन द्वारा पानी नीचे गिर रहा है और पानी के गिरने का रेट कितना है, 15 किलोग्राम प्रति सेकंड गिर रहा है। तो कह रहा है द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ एनर्जी। तो अगर घर्षण बल जो है फ्रिक्शनल फोर्स 10% एनर्जी को खत्म कर देता है, तो कह रहा है हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। तो टरबाइन के द्वारा कितना पावर जनरेट किया जा रहा है। तो ये एनसीईआरटी के पीछे इस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उसी की कॉपी करके क्वेश्चन बना दिया गया है। तो 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है, मास ऑफ वाटर फॉलिंग पर सेकंड। तो कितना द्रव्यमान पानी का प्रति सेकंड गिर रहा है, 15 kg पर सेकंड। ऊंचाई कितनी है, h बराबर 60 मीटर है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लॉस कितना हो रहा है एनर्जी का 10%, यानी केवल 90% का इस्तेमाल हो पा रहा है। तो पावर जनरेटेड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ऊंचाई 60 मीटर है, तो वहां से पानी गिर रहा है, तो इसका मतलब वहां 60 मीटर ऊपर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए फार्मूला इसने लगाया है पावर P इक्वल टू एच डी जी। पावर P इक्वल टू लगाया है mgh अपान टी, क्योंकि P इक्वल टू होता है W/T और ये वर्क होता है। तो जब 60 मीटर ऊंचाई से पानी गिर रहा है, तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वही कार्य में बदलेगी, इसलिए mgh किया है, W की जगह अपान टी। तो m/t जो है इतना, हमारा इतना m/t ये है। मास जो दिया गया है फॉलिंग पर सेकंड, इतने किलोग्राम पर सेकंड, तो m किलोग्राम और t सेकंड में। तो इसकी जगह 15 रख दिया, g की जगह 10 रख दिया, h की जगह 60 रख दिया, और 10% का नुकसान हो जाता है, इसलिए 90/100 किया। जब 90/100 करेगा तो 0.9 होगा, यानी पूरा 1 है तो 0.1 खर्च हो जाता है, तो कितना बचेगा 0.9। यही पावर जो है आ जाएगी 8100 वाट, यानी 8.1 किलोवाट। जो जितना हम यूज कर रहे हैं इतनी पावर ये जनरेट करेगा, और उसमें फिर 90% का यूज होगा, 10% का नुकसान हो जाएगा। चौसठ नंबर क्वेश्चन अब आ जाता है। अब देखिए इसमें जो 10% एनर्जी का फ्रिक्शनल फोर्स के विरुद्ध जो है नुकसान होता है, तो इसका मतलब जो पाइप है उस पाइप के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पाइप और पानी के बीच, उसमें खत्म होता है। तो इतना तो खत्म हो जाता है, अब निकलता कितना है, तो यही 10% घटा के आंसर हमको बताना पड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है। कह रहा है कि वेक्टर एफ हमारा 60i कैप प्लस 15j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन है, एंड वेक्टर वी हमारा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप है मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है देन इंस्टेंटेनियस पावर इज, ताक्षणिक पावर कितनी है, शक्ति कितनी है, ये हमको निकालना है। तो एफ डॉट वी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए P इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर V इक्वल टू एफ हमारा है 60i कैप प्लस 15j कैप माइनस 3k कैप डॉट V कैप V वेक्टर V है हमारा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप।
अब आई से आई का गुणा होगा तो आई कैप 1 हो जाएगा, 60 में 2 का तो 120 हो जाएगा। फिर जे कैप का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, 15 चौको 60 और निगेटिव का साथ में गुणा होता है चिन्ह सहित, तो माइनस का 60 हो जाएगा। अब के कैप में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, और 5 3 15 साइन के साथ गुणा होता है तो -15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45 वाट। तो 60 64 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। तो देखिए कह रहा है हाउ मच वाटर ए पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन राइजेज इन 1 मिनट टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। जी दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम 2 किलोवाट की पावर लगाएं, शक्ति लगाएं, तो पंप द्वारा पानी को 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने में कितना 10 मीटर ऊंचाई तक 2 किलोवाट पावर से हम पानी को कितनी मात्रा में पहुंचा सकते हैं। यानी द्रव्यमान पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम 2 किलोवाट की पावर लगा रहे हैं और पानी को 10 मीटर ऊपर तक उठा रहे हैं। तो अगर जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 2 किलोवाट पावर से 10 मीटर ऊंचाई तक कितने लीटर पानी को फेंका जा सकता है। तो यहां पर देखिए पावर P = W/T होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब 10 मीटर ऊंचाई तक फेंका जा रहा है तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा mgh होगी अपॉन T, क्योंकि यही स्थितिज ऊर्जा जो कार्य किया जाता है वो संचित होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो पोटेंशियल एनर्जी W की जगह हम रख दिए और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब हमको m निकालना है, तो m निकालना है तो m = आ जाएगा, इसी में m = PT/GH हो जाएगा। तो ये आ गया। P हमको दिया है 2 किलोवाट, तो इसको वाट में बदलेंगे तो 2000 वाट हो गया। टाइम दिया है 1 मिनट दिया है, जहां तक देख लेते हैं। mgh ऊंचाई दिया है 10 मीटर, h है वो। ये देखिए टाइम 1 मिनट दिया है, टाइम 1 मिनट दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर T की जगह 60 सेकंड लिखा है, मिनट को सेकंड में बदल लिया। G 10 दिया है, H 10 मीटर है, तो आ गया 1200 किलोग्राम। अब देखिए पानी के केस में घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी मास अपॉन डेंसिटी = वॉल्यूम। तो डेंसिटी पानी की कितनी होती है, 1 होती है, तो इसलिए जब 1 रख देंगे तो जो मास होगा वही वॉल्यूम में हो जाएगा। तो 1200 किलोग्राम का मतलब 1200 लीटर हो गया पानी के केस में, ध्यान दीजिए। तो दैट इज 1200 लीटर एज 1 लीटर हैज ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। क्योंकि वो 1 किलोग्राम 1 लीटर का मास होगा तो 1200 किलोग्राम का 1200 लीटर हो जाएगा। पानी के केस में केवल ऐसा होगा क्योंकि पानी का डेंसिटी यानी घनत्व 1 होता है। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन में अब कोलिजन पढ़ेंगे यानी टक्कर। तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। एक 4m द्रव्यमान की कोई बॉडी है जिसका वेग u है, एक दूसरी बॉडी जिसका 2m द्रव्यमान है और वो स्थिर अवस्था में यानी वेग 0 है, उससे ये टकरा जाती है 4m वाली। कह रहा द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। जो कोलिजन है वो हेड ऑन कोलिजन है यानी आमने सामने की टक्कर है, और इलास्टिक कोलिजन है यानी प्रत्यास्थ टक्कर है। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब
इसकी यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी लॉस नहीं होगी, यानी ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि में बदलेगी नहीं। तो कह रहा है आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलिजन कोलाइडिंग बॉडी ए इज। तो कह रहा है कि किस अनुपात में ऊर्जा का नुकसान होगा जब ए वाली बॉडी बी से टकराएगी। ऊर्जा का नुकसान हमसे पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, हमने आपसे बताया था कि संवेग जो रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम इलास्टिक और इन इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों प्रकार के कोलिजन यानी टक्कर में कंजर्व रहता है, यानी संरक्षित रहता है, चेंज नहीं होता। तो हम मोमेंटम की बात जरूर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम लिखना चाहिए। तो प्रारंभ में क्या हो जाएगा? प्रारंभ में हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। वेग तो नहीं, द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन वेग बदल जाएगा। तो m1 हमारा कितना है? 4m है। v1 को u मान लेते हैं, u या u1 मान लेते हैं, प्लस ये तो v2 जीरो था क्योंकि दूसरा वाला रेस्ट था, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा इक्वल टू, अब m1 4 है तो 4m, यहाँ पर देखिए v1 माना है तो वैसे ही हम मान लेते हैं, तो v1 इसको u1 मान लेते हैं, प्लस m2 कितना है? 2m है, तो 2m इंटू v2 हो जाएगा। तो टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। संवेग का मतलब रेखीय संवेग। तो ये टक्कर के पहले का लीनियर मोमेंटम है, टक्कर के बाद का। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए पहले इसका दूसरे वाले का वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो हुआ तो केवल 4m u1 बचेगा बराबर 4m v1 प्लस 2m v2। टक्कर के बाद मान लेते हैं कि m 4m वाला v1 वेलोसिटी से चलेगा, 2m वाला v2 वेलोसिटी से। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये 2u1 माइनस v1 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा v2। ये सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। पहले इसको इधर ले आएंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा और 4 में 2 कटेगा तो हमारा 2 बचेगा, तो 2u1 माइनस v1 बचेगा बराबर हो जाएगा v2। अब देखिए समीकरण 1 बन गया, इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिए, संवेग संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जरूर लगाएंगे, उससे पहले एक फार्मूला बनाएंगे। अब इसके बाद हम गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी से फार्मूला बनाएंगे। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टक्कर के पहले की कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा कहें। तो देखिए टक्कर के पहले, चूंकि गति में है तो सिर्फ गतिज ऊर्जा ही है यानी काइनेटिक एनर्जी। तो टक्कर के पहले दूसरा वाला स्थिर है तो दूसरे वाले का जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग इस तरह लिखें, हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m u2 स्क्वायर बराबर हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। तो पहले वाले का वेग तो टक्कर के पहले जीरो था तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो केवल बचेगा हाफ m u1 कितना, m की जगह क्या है 4m है और u1 स्क्वायर। तो ये इधर ये तो जीरो हो गया, अब इधर बचा दाईं साइड, तो 1/2 4m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 2m v2 स्क्वायर, क्योंकि इसका द्रव्यमान 4m है पहले वाले का, उसका वेग हमने v1 माना है, दूसरे वाले का मास 2m है, इसका वेलोसिटी हमने v2 माना। तो ये आ गया 2u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण बन गया। ध्यान दीजिए, एक समीकरण हमने
संवेग संरक्षण के नियम से बनाया, एक ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब इक्वेशन 1 और 2 से तुलना करेंगे तो इसको बराबर करेंगे इसके, तो हमारा 2u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4u1 माइनस v1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए 2u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर है, तो ये v2 की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे और इतने पूरे का स्क्वायर हो जाएगा इतने का। फिर जब सॉल्व करेंगे तो इसने का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, 4u1 माइनस v1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 3v1 बराबर u1, तो u1 की जगह हम 3v1 लिख सकते हैं। तो अब नाउ फ्रैक्शन ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फॉर मास 4m, तो 4m वाले मास की कितनी ऊर्जा का नुकसान होगा, यानी कितनी यांत्रिक ऊर्जा प्रकाश, ध्वनि या ऊष्मा में बदल जाएगी। तो कम बटे ज्यादा हम बताते हैं आपको, तो डेल्टा के बटे के इनिशियल हो गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये आ गया डेल्टा के इक्वल टू हमारा ज्यादा में से कम घटाते हैं, तो यहाँ पर के आई माइनस के एफ हो गया अपान के आई हो गया। तो ये के आई कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला होता है, तो हाफ एम की जगह 4m और प्रारंभिक वेग u1 माना गया था, तो u1 का स्क्वायर माइनस फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ 4m v1 स्क्वायर अपान प्रारंभ में जो इतना है वही रहेगा, तो इतना एक के आई यहाँ रख दिया गया जो के आई, और फाइनल में ये इतना हो जाएगा। फाइनल में देखिए 4m वाले का वेग हमने v1 स्क्वायर माना है, तो इसलिए इतना यहाँ पर रखा गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट थर्ड इन 4, तीसरे को जब चौथे में रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू रखी गई है ये, तो इसको जब हम यहाँ पर रखते हैं तो पहले देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा, 1/2 4m कॉमन लेंगे, तो ये पूरा 1/2 4m ऊपर नीचे का पूरा कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा क्योंकि कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बटे u1 स्क्वायर। तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये अगर 2 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा यानी 2 से ये 2 बार कटेगा, तो 2u1 माइनस v1 का होल स्क्वायर बचेगा। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, यहाँ पर रखेंगे u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर की जगह ये पूरा रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 u1 स्क्वायर माइनस v1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर नहीं रहेगा, ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर की जगह ये रखेंगे, तो 2u1 माइनस v1 का होल स्क्वायर बटे ये कितना बचा है u1 स्क्वायर। तो अब इसकी जब वैल्यू रखेंगे, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1 हो जाएगा अपान u1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये u1 स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में v1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1 हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2
v1 स्क्वायर माइनस 2u1 v1 को सॉल्व करना पड़ेगा आगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए u1 बराबर 3v1 है, u1 बराबर 3v1 है। तो इसकी इनमें से किसी एक पर वैल्यू उठा करके रख देंगे। जब वैल्यू उठा कर रखेंगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व का हमने तरीका बता दिया। तो एक वैल्यू जब उठा के 3v1 की जगह u1 रख देंगे या u1 की जगह 3v1 रख देंगे। तो जब सॉल्व करेंगे हम तो ये वैल्यू 8/9 आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा। अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम भी बर्बाद होगा। सॉल्व ही करना है, गणित है, आप अपने से सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करना है हमने बता दिया। u1 की जगह 3v1 रख देना है, बस आ जाएगा। तो ये डेल्टा k अपान KI आ जाएगा 8/9। तो 66 का सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। एक कोई m द्रव्यमान का पिंड है और दूसरा 4m द्रव्यमान का स्थिर अवस्था में है, तो उससे जा करके m वाला टकरा जाता है। इसका मतलब ये m वाला गतिमान है, मूविंग कह भी रहा है। द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। ये जो हल्का वाला है ये टक्कर के बाद रुक जाता है। कह रहा व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e विल बी। तो कह रहा है कि अगर टक्कर के बाद ये हल्का वाला रुक जाए जिसका प्रारंभिक वेग v है, तो कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी e कितना होगा। तो e के बारे में हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो इसको देख लेते हैं और अभी कोर्स में देख लीजिएगा नीट का। जहाँ तक ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हटा दिया गया है तो आप उसका वो नीट का सिलेबस देख लीजिएगा, उसके हिसाब से पढ़ाई करना है। देखिए लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक मास 4m इक्वल टू v डैश। अगर टक्कर के बाद जो 4m यानी बड़ा वाला मास है जो पहले स्थिर था वो चलने लगे और उसका वेग v डैश हो, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास 4m कितना है 0, पहले स्थिर था, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m कितना है 0। टक्कर के बाद छोटा वाला रुक जाता है तो इसकी अंतिम वेग 0 है, और टक्कर से पहले बड़ा वाला रुका था इसलिए इसका प्रारंभिक वेग 0 है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, तो यहाँ पर देखिए हमेशा लिनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम ही लगाएंगे जब तक एनर्जी के बारे में बात न करें। तो टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग यानी मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम। तो टक्कर के पहले m इंटू वी था छोटे वाले का, प्लस टक्कर के पहले बड़े वाले का मास 4m है और वेग 0 था तो 0 कर दिया। टक्कर के बाद बड़े वाले का वेग मान लिया कि v डैश है क्योंकि ये चलने लगता है, और छोटा वाला रुक जाता है इसलिए m इंटू वी में 0 होगा तो पूरा 0 हो गया। तो ये आ गया v डैश इक्वल टू v/4। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए अगर आपके इस बार नीट में आए तो ये फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी जब सटेंगे तब का वेग नीचे रहेगा और जब टकरा के दूर भागेंगे तब का वेग ऊपर रहेगा। यानी टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग अपान टक्कर के पहले का सापेक्ष वेग, ये कह सकते हैं। तो रिलेटिव अप्रोच ऑफ सेपरेशन यानी टक्कर के बाद कितना है v/4, v डैश टक्कर के बाद ही है तो v/4, और टक्कर के बाद कितना था एक का वेग v था तो v आ गया। रिलेटिव निकालना है, देखिए रिलेटिव का मतलब सापेक्ष। तो टक्कर के बाद एक रुक जाता है तो v/4 में -0 करेंगे तो v/4 ही आएगा रिलेटिव निकालने के लिए, और टक्कर के पहले एक रुका था तो फिर रिलेटिव निकालेंगे तो v-0 करेंगे तो v ही आएगा।
तो ये 4 नीचे चले जाएगा, v से v कट जाएगा, तो ये आ गया 0.25। यही ई यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होगी। अब 67 का बी हो गया। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अड़सठ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg which is suspended by light inextensible string of length 5 मीटर। तो देखिए कह रहा है एक बुलेट है यानी कारतूस है गोली राइफल की, उसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, वो क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, हॉरिजॉन्टल यानी पृथ्वी के पैरेलल समांतर, और उसका वेग कितना है 400 मीटर पर सेकंड है, और एक लकड़ी के गुटके से टकरा जाती है, स्ट्राइक ए वुडन ब्लॉक, जिस गुटके का द्रव्यमान कितना है 2 किलोग्राम है, और इसी में सस्पेंडेड यानी धंस जाती है बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर। और ये गुटका जो है ये बिना खींचने वाली बहुत हल्की यानी लाइट स्ट्रिंग यानी रस्सी से बंधा हुआ है। तो जब रस्सी से बंधा हुआ है तो गोली के टकराने से वो 5 मीटर दूरी चला जाता है, रस्सी से चूंकि बंधा है। तो कह रहा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू राइज ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब इसको ध्यान दीजिए कि कोई ये धागा है, ये कोई छत है, इस पर ये कोई ये धागा है, इस पर ये 2 किलोग्राम का कोई चीज बंधा हुआ है 2 किलोग्राम का। अब इधर से ये कारतूस टकराती है 400 मीटर पर सेकंड के वेग से, और इसका द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम। जब ये टकराती है इससे तो इसी में घुस जाती है, जब इसमें घुस जाती है तो ये ऐसे ऊपर को भागता है, बंधा है तो जाहिर सी बात है सर्कुलर पाथ में जाएगा। तो ये अगर यहाँ से ये ऊंचाई कितना चला जाता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चला जाता है। तो पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्ज आउट हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ब्लॉक विल बी। तो इसमें घुसने के बाद जब ये बुलेट यानी घुस जाती है तब ये पूरे सिस्टम का वेग कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो टक्कर के पहले का रेखीय संवेग बराबर टक्कर के बाद का रेखीय संवेग, इस तरह करेंगे तो बड़े आसानी से आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया है उसी तरह, बिफोर कोलिजन टक्कर के पहले गोली का वेग v है, द्रव्यमान m है, u है, और ये रुका हुआ है तो द्रव्यमान कैपिटल M है और वेग 0 है। टक्कर के बाद ये h ऊंचाई तक ऊपर उठता है 10 सेंटीमीटर, और ये 0.1 मीटर होना चाहिए, देखिए गलत लिख दिया है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा तो 0.1 मीटर होगा। और इस समय गोली और ये दोनों गति कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए गोली की गति दिखाया है, और इसके साथ में ये यहाँ से हट के यहाँ गुटका आ गया, इसकी भी गति हो रही है। तो ध्यान दीजिए मास ऑफ बुलेट m बराबर 10 ग्राम है गोली का द्रव्यमान, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.01 हो जाएगा। इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट, कारतूस की प्रारंभिक वेग u बराबर 400 मीटर पर सेकंड है। जो ये ब्लॉक है इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, और ये डोरी की लंबाई L 5 मीटर क्वेश्चन में दी है। स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद इसका गुटके का वेग v1 मान लिया गया। तो स्पीड ऑफ द बुलेट ऑन इमर्जिंग फ्रॉम ब्लॉक v, तो इससे घुसकर निकलेगी जब ये गोली तो वेग कितना होगा v, वो हमको निकालना है। तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉर द ब्लॉक। अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम को लागू करेंगे तो गति के मतलब टक्कर के पहले क्या होगा, कुल ऊर्जा हमारी कुल, देखिए अब यहाँ पर लिखना चाहिए यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉक, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टक्कर के पहले की
बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टक्कर के बाद जब यह ऊंचाई तक ब्लॉक पहुंच जाता है तो पहले हाफ कैपिटल M V1 स्क्वायर हो गया। रिफरेंस यानी टक्कर के बाद जब ये ऊंचाई तक ब्लॉक उठेगा तो जो गतिज ऊर्जा होगी टक्कर के बाद यही ऊंचाई में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो इसीलिए टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा कर दिया, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ कैपिटल M V1 स्क्वायर बराबर mgh या V1 बराबर √2gh, क्योंकि ये टकरा के इतना ऊंचाई तक जा रहा है। तो ये V1 हो गया √2g की वैल्यू हो गई 10 इंटू h कितना है 0.1 मीटर, या सेंटीमीटर गलत है, तो ये आ गया √2 मीटर पर सेकेंड। ये टकराने के बाद ये ब्लॉक जो है यहाँ पर जो आ रहा है इसका वेग निकल के आ गया। अब यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉर ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम, अब कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लिखना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम वाला सिस्टम लगा देंगे तो टक्कर के पहले का रेखीय संवेग बराबर टक्कर के बाद का रेखीय संवेग। तो टक्कर के पहले बड़ा वाला 0 वेग में था तो ये पूरा m के साथ 0 का गुणा कर दिया छोटे वाले का, यानी कारतूस का वेग द्रव्यमान m और वेग u। तो ये 0.01 हो गया द्रव्यमान, क्योंकि 1 ग्राम था 10 ग्राम थी तो उसको ग्राम में बदला गया तो 0.1 किलोग्राम होगा। तो किलोग्राम में रखेंगे तो ये रख दिया 0.01 इंटू वेग 400 मीटर पर सेकेंड है इक्वल टू टक्कर के बाद इसका वेग कितना आ गया बड़े वाले का √2 मीटर पर सेकेंड। तो 2√2, क्योंकि द्रव्यमान 2 किलोग्राम है वेग √2 है, प्लस अब ये कारतूस का कितना होगा तो प्लस कारतूस का द्रव्यमान 0.01 है और वेग हमको निकालना। तो ये v भर बचा तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 120 मीटर पर सेकंड लगभग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 68 का C वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको बहुत चिंतन करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी ऊंचाई में गतिज ऊर्जा के द्वारा प्राप्त होगी, इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा किया है। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद मिलेगी गोली के वो हाफ कैपिटल M V1 स्क्वायर होगी, यही mgh के बराबर होगी। इस प्रकार से इसका वेग v निकाल लिया V1। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है 68 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।